मैंने कितनी दफ़ा कहा है गंगा कि मेरे सामने इस तरह की मिन्नतें लेकर मत आया करो। तुम जानती हो, मुझे ये सब नहीं पसंद। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो यकीन करो मैं खुदकुशी कर लूँगी। गंगा भाई, मैं ये रक़्स भी अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। अगर कभी मैंने अपने दिल का गुबार या अपने किए की सज़ा खुद को देनी होती है, तो मैं रक़्स करती हूँ और मुझे सज़ा मिल जाती है कि मैंने एक धोखेबाज़ शख़्स से मोहब्बत की थी। इसीलिए मुझे सज़ा के तौर पर रक़्स करती हूँ और तो मुझे दूसरों के हाथों बेच नहीं सकती। गंगा तो हरसाने को हाथों से जाता देख परेशान हुई थी। नहीं नहीं चंदा, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। तू तो मेरी बेटियों जैसी है। अम्मा, तेरी बेटियों जैसी हूँ तो फिर ऐसे हवसदा लोगों को मुझसे दूर रखा करना। चंदा की आंखों में आंसू आए थे। अम्मा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो अपने माँ बाप की लाडली थी, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी मोड़ पर आ गई है कि अब भगवान पर से भरोसा उठ गया है। मैंने बचपन से माता रानी का साथ देखा है। कई आंसू चंदा की खूबसूरत गालों पर गिरे थे। अम्मा भी चुप करके सुन लेती थी उसकी बातें। चंदा, यहाँ हजारों की तादाद में लड़कियां आती हैं, कुछ मजबूर होकर, कुछ ठोकरें खाकर और कुछ अपनी मर्जी से पैसों के लिए सब काम करती हैं। लेकिन पता नहीं मैं तुझसे ऐसा काम क्यों नहीं करवा पाती, वरना किसी की ऐसी मजाल नहीं कि गंगा भाई के सामने बोले ये उसकी बात से इनकारी हो। अम्मा, जो मेरे साथ हो चुका है उससे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ। अब चंदा फिर से अपने मासी में चली गई थी। चंदा देखो, ये पायल कितने खूबसूरत है ना। एक खूबसूरत सी आवाज चंदा के कानों में पड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि ये पायल तुम अपने पैरों में पहनो। अम्मा, वो मेरे पैरों में पायल पहनाने वाला मेरे पाँव में घुंघरू पहना गया। ये कहते ही वो फूट फूट कर रो दी। गंगाबाई ने अफसोस से उसको देखा था। उनकी बेटी भी तो खुदकुशी करके मरी थी। कोई भी औरत कोठे पर पैदा नहीं होती, उसके हालात उन्हें वहां ले आते हैं। गंगा चंदा को रोते छोड़ कमरे से चली गई। चंदा फिर से अपने मासी के बारे में सोचने लगी थी। मासी, आन, आप यूनिवर्सिटी से आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो उसे लैपटॉप पर काम करती थी, उसके पास आकर बैठ गई। हाँ मेरा बच्चा, मैं ईमेल चेक कर रहा था। मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ना, इसीलिए। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ आन, मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आई हूँ। अच्छा मेरा बच्चा, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन मेरा तो कोई बर्थडे नहीं है। ओहो, तो क्या मैं अपने आन को वैसे गिफ्ट नहीं दे सकती क्या? चले अपनी आंखें बंद करें, मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। कयान ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और रैन ने एक प्यारी सी चांदी की रिंग, उसमें बहुत ही प्यारा नग लगा हुआ था। वो देखने में ही खूबसूरत और कीमती लग रही थी। आंखें खोले आन। कयान ने आंखें खोली तो सामने ही इतनी प्यारी रिंग देखकर और खुश हुआ था। ये मेरे आन के लिए, मुझे पता है मेरे आन को रिंग्स कितनी पसंद है। और आन, ये आप अपने हाथ से कभी मत उतारिएगा, वो मासूमियत से बोली। थैंक यू मेरे बच्चे। कयान ने उसके माथे पे बोसा दिया। एन खुश हो गई थी कि कयान को उसका गिफ्ट पसंद आया है। फिर एन ने अपने हाथों से कयान को रिंग पहनाई थी। कयान का भारी हाथ अपने मोमी हाथ में लेते एन का दिल जोरों से धड़का था। ये कैसा एहसास था जो आजकल एन को कयान को महसूस करके हो रहा था। कयान ने मुस्कुराते एन की तरफ देखा था। अल्लाह ने उसे छोटी बहन की सूरत में एन दे दी। वो बेहद खुश था, लेकिन कभी दुखी भी हो जाता था कि एक ना एक दिन एन की शादी होगी और उसकी ज़िंदगी और घर को सूना कर जाएगी। ये सोचते ही कयान ने एन को अपने सीने से लगाया। दिन गुजरते जा रहे थे। कयान भी पेपर से कर फ्री हो गया था और एन कयान की मज़ीद सीख रही थी, जो कि कयान को तो नहीं, अलबत्ता नाइला ज़रूर महसूस कर रही थी। उससे कितनी दफ़ा कहा था कि एन कयान को भाई बोला करो, तुमसे 8 साल बड़ा है, लेकिन वो कहती ही नहीं थी। एक हफ्ते बाद की मंगनी का टाइम रखा गया था। एन खुश नहीं थी। अब हर टाइम कयान किरण से बात करने लगा था, जबकि एन को लगता था कि उसका कयान उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन कयान अभी भी उसका ख्याल बच्चों की तरह ही रखता था। यार एन, तुम्हें पता है मेरे कज़न मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। एन की दोस्त सनम ने एन को कहा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे प्यार करते हैं? उन्होंने तुम्हें खुद बताया? एन ने भी तजस्सुस से सनम से पूछा। हाँ, उन्होंने मुझे खुद कहा है। वो मुझसे 6 साल बड़े हैं। पहले मैं उन्हें पसंद करती थी बचपन से, तो मैंने अपने प्यार का इजहार किया तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। हम एक ही घर में रहते हैं ना। सनम ने शर्माते हुए इनको बताया। तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं तुम्हें? एन ने आंखें फाड़कर सनम से पूछा। नहीं, क्यों कहना था? चाची तो कहने लगी थी
कि चलो घर की लड़की घर ही रह जाएगी। आन को अपनी खाला की बात याद आई कि वो उससे अगले घर भेजने का क्यों कहती हैं। आन भी तो है ना। और ये बात अब हमारी एन के दिल में बैठ गई थी कि वो भी अब अपने आन और खाला को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो आन से बात करेगी, क्या मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, जहाँ उसने खुद कितनी दफ़ा कहा था कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। तो मैं भी अब अपनी आन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। एन ने आंखें बंद की और अपनी आंखों के सामने आन का मुस्कुराता चेहरा देख एन भी मुस्कुराई थी। आजकल कयान ही लेने आ रहा था एन को, क्योंकि कयान फ्री था। तब वो अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता था। आज एन की नसें कयान पर अजीब सी थी। एन का दिल जोरों से धड़क रहा था। इसीलिए मुझे आन के साथ किरण अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं भी पसंद करती हूँ। आन, बात सुने। हाँ बोलो, क्या बात है। आन, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एन ने देखा कयान ब्लैक पैंट शर्ट पहने, आंखों पे ऐनक लगाए, बालों को अच्छे से सेट किए हुए था। वो एन को कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। ये नज़र बदल जाने पर बेहद वजीह लगा था। एन, मैं तो तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। कयान ने मुस्कुराकर एन को जवाब दिया तो एन को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आज एन का लहजा बदला हुआ था, लेकिन कयान ने ज्यादा गौर नहीं किया। जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, कयान ने उसकी नाक को दबाते हुए कहा तो एन का दिल जोरों से धड़का। अभी वो कुछ कहती कि गाड़ी घर के सामने रुकी थी। वो पूछना चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो किरण से क्यों शादी कर रहे हैं, लेकिन उससे अब अपने प्यार का इजहार करना था। उसे अब अपने आन की मंगनी उस किरण से नहीं होने देनी थी। और यहाँ से होती है एन की बर्बादी की दास्तान शुरू। एन भागती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। उफ, उफ, मैं आन से प्यार करती हूँ। मैं बेहद प्यार करती हूँ आन। आप मेरे हैं, सिर्फ एन के। वो खुश होते हुए शीशे के सामने मुस्कुरा रही थी। ये भी जानती थी कि कयान किरण को पसंद करता है, लेकिन दिल की बातें कभी ये सोचने देती हैं। उससे अब जल्दी से कयान से अपने प्यार का इजहार करना था। वो जानती थी उसका आन अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ेगा। हाल, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। वो दहाड़ा था और सामने खड़े किंग के लोग उसकी खौफनाक शक्ल देखकर ही डर जाते थे। आखिर है क्या उस लड़की में किंग। नवाज से हाथों में शराब का गिलास पकड़े किंग से बोला था। तुम जानते हो नवाज, जब वो 15 साल की थी तो कितनी खूबसूरत थी। उसकी मासूम सी काली आंखें, डर कर मुझे देखना। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, मासूम और बेहद खूबसूरत। किंग गंदगी से मुस्कुराता बेहद सहर लगा था। अब तो वो जवान हो गई होगी, अपनी माँ से भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत। काश उस रात वो मेरे हाथों लग जाती तो उसका भाई मुझ पे ये जख्म ना देता। मैंने इतना बुरा हाल करना था उसका, और मजे भी लेने थे। ढूंढो, जब तक मेरे हाथ नहीं आएगी मुझे सुकून नहीं आएगा। वो शराब के नशे में धुत नवाज से बोल रहा था। माला फ्रेश होकर बाहर निकली। सामने बेड पर एक अनजान शख्स को, जिससे मास्क लगाया था, बैठे देख वो कुछ भी बोलने से कासिर हो गई थी। और जावियार के मास्क के पीछे छुपे लब मुस्कुराहट में डले थे। वो कदम पर कदम चलता माला की तरफ आने लगा था, और माला से खौफ के मारे कुछ बोलने ही नहीं हो रहा था। वो जहाँ थी वहाँ ही कदम जमाती खड़ी थी। मॉन्स्टर उसके पास आता, उसे खींचकर दीवार के साथ लगा था। उसके एक एक नक्श को देखने लगा था। कौन हो तुम? मुश्किल ही माला के मुंह से लफ्ज निकले थे। मॉन्स्टर ने अपना निकाब उतारा तो माला तो सामने वाले को देखकर हैरान रह गई थी। जावी। इससे पहले वो कुछ कहती, मॉन्स्टर ने अपना भारी हाथ उसके होंठों पर रखा था। मेरा नाम मत लो अपने मुंह से माला बेबी। माला यकटक उसे देख रही थी। 7 सालों बाद वो उसे देख रही थी। वो बहुत बदल गया था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका लहजा, उसका प्यार, सब कुछ तो बदल ही गया था। उससे अब खौफ नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने खड़ा कोई और नहीं, उसका सावी था। जबकि मॉन्स्टर उसकी सोच पड़ता मुस्कुराया था, और जल्दी से अपना चाकू निकालकर वो उसकी गर्दन पर रख गया था। थोड़ा सा दबाव देने से उसकी गर्दन से नन्ही सी बूंद निकली थी, खून की। और माला तो एकदम इस हरकत की वजह से सांस रोक गई। चेहरा लट्ठे की माने सफेद हो गया। तुमने क्या सोचा माला बीबी, कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा? मैं तुम्हारा पुराने वाला जावियार नहीं हूं जो तुम्हारी चोट पे मरहम रखता था। अब मैं नया जावियार, जो तुम्हें हर वक्त हर मौके पर जख्म दूंगा। सावी, प्लीज, माला रोते हुए कहने लगी। मॉन्स्टर ने चाकू उठाकर अपने होंठ माला की थोड़ी के हम पर रखे थे कि माला अचानक अवताद पे सांस रोक गई।
मौन से पीछे हुआ तो माला को थोड़ा सुकून आया। माला बेबी, जल्द ही तुम अब मेरे पास होगी और तुम्हें तुम्हारी हर नाइंसाफी का बदला देना होगा। अपनी ग्रीन सर्द आंखें उसकी आंखों में गाढ़ता माला को परेशान कर गया था। फिर उसे हक्का बक्का छोड़कर वो खिड़की से कूद गया। माला दीवार के साथ लगती बैठकर रोने लगी। उसे अब जल्दी से अपने बाप से बात करनी थी। वो डर रही थी अपने सावी से। अमान चंदा के पास जाना तो चाहता था। उसको देखे बगैर अमान का गुजारा नहीं हो रहा था, लेकिन वो लारेब की वजह से नहीं जा सका था। कल उसे चंदा से मिलने का फैसला किया था। माँ से, आन, आज आप मुझे यूनिवर्सिटी से लेने क्यों नहीं आए? वो हफीज से कयान को कहने लगी। कयान आज किरण के साथ मंगनी की तैयारियां कर रहा था। उसे आज चाचा ड्राइवर को भेज दिया था, जिसकी वजह से एन उससे नाराज थी। आपको पता है आन, मैं आपके साथ आती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आए थे। एन ने रोनी शक्ल बनाई थी। एन, रो क्यों रही हो? मैं किरण के साथ था, मंगनी का ड्रेस लेना था ना, इसीलिए। एन को फिर से किरण का नाम सुनकर गुस्सा आया था। आपने फिर उस किरण की वजह से मुझे इग्नोर किया? आन, वो आंखें रगड़ने लगी। एन यार, क्या हो गया? तुम क्यों किरण से इतना चिढ़ती हो? एन कुछ कहने लगी थी कि वहां नाइला आ गई। क्या हुआ है एन? क्यों कायान से नाराज है? आला, आन मुझे यूनि से लेने नहीं आए। ये किरण को ज्यादा अहमियत देते हैं मुझसे। नाइला एक औरत थी। वो भी कभी कभी डर जाती थी कि एन इतनी अटैच क्यों है कायान के साथ। किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एन मेरी बच्ची, चलो माफ कर दो कायान को। चलो खाना खाते हैं। आज रात ही मुझे बाहर लेकर जाएंगे, गोलगप्पे खिलाएंगे तो मैं मान जाऊंगी, वरना नहीं। वो अपने ब्राउन बाल को जूड़े में कैद करते हुए कहने लगी। नहीं एन, मुझे काम है आज। तुम्हें पता है ना, मुझे टेस्ट देना है। एएसपी बनने के लिए मुझे तैयारी करनी है। हाँ हाँ, आपको सब कुछ अजीज है मुझसे बढ़कर। चले जाए आप, मुझसे बात मत करिएगा अब। वो मुंह बनाकर जाने लगी, लेकिन कायान ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, जिससे इनका दिल जोरों से धड़का था। वो पहले भी हाथ पकड़ता था, लाड करता था, लेकिन अभी उसकी सोचे उसका दिल कायान के लिए बदल चुका था। उसके एहसासात कायान के लिए बदल चुके थे। उसे अब बस अपने प्यार का इजहार करना था, और वो किरण के साथ मंगनी करने से रोकना था। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। तैयार है ना? कयान ने मुस्कुराकर कहा। एन ने खुशी से कयान के चेहरे को देखा, और नायला ने परेशानी से एन की आंखों में चलते दिए देखे थे। वो कयान से बात करना चाहती थी कि एन को अपने साथ इतना अटैच न करो, बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी। लेकिन कयान उनकी बात सुनता ही कब था। एन भी मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। रात को दोनों तैयार हुए थे। एन, आइसक्रीम नहीं खानी। मौसम बदल रहा है, तुम बीमार हो जाओगी, फिर तुमको बुखार हो जाता है। कयान ने उससे टोका। ओहो आन, आपको मेरी इतनी फिक्र है? एन ने दिल के धड़के के साथ पूछा। हाँ, तो मुझे फिक्र नहीं होगी तो किससे होगी? कयान ने उसकी नाक को दबाया, तो एन ने शर्म से सर झुका दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आन से क्या कहे, कैसे अपने प्यार का इजहार करे। तो अब आप मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रहे? एन ने मुझसे गुस्से से पूछा। नहीं, अब तुम जिद कर रही हो तो खिला दूंगा, लेकिन आइंदा नहीं खिलाऊंगा। आइसक्रीम खिलाते वो उसे घर ले जा चुका था, और ये रात भी पुरसुकून होती गुजर गई थी। एन ने कल पक्का इरादा किया था कि वो कयान से प्यार का इजहार करेगी, क्योंकि मंगनी के दिन करीब आ रहे थे, और वो अब अपने आन को किसी और का होता नहीं देख सकती थी। नायला ने भी सब तैयारियां कर ली थी, लेकिन एन को किसी पर सुकून नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे कयान को बताए। उसे डर भी लग रहा था कि आन का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन अब तो वो अपने आन को किसी और का होता नहीं देख सकती थी। वो 17 साल की थी, कोई बच्ची नहीं थी कि अपने जज्बात न समझ पाए। अब उसे अपने आन को हमेशा के लिए अपने पास रखना था। रात का वक्त था। कयान किरण से मिलकर घर आया तो एन को बाहर ही बैठे देखा, जो कि आसमानी रंग के कुर्ते और सफ़ेद शलवार में आसमानी ही दुपट्टा लिए, बाल खुले छोड़े, आंखों में गहरा काजल और हाथों में चूड़ियां पहने, बहुत खुश और फ्रेश फ्रेश लग रही थी। अरे एन, तुम यहाँ और बहुत खुश लग रही हो, खैर तो है ना? कयान मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगा। और ये आज घर में तैयार क्यों हुई हो? बहुत प्यारी लग रही हो मेरे बच्चे। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं आन। आज उसके लहजे में बदलाव था, जो कि कयान को महसूस नहीं हुआ था। तो मेरी तारीफ हो रही है, तो बताओ क्या चाहिए मेरे बच्चे को? वो मुस्कुराते हुए बोला। आप चाहिए? एन की मुंह से निकल गया। जल्दी से मुंह पे हाथ रखा, कयान ने उलझ कर एन को देखा। मतलब कि आप चाहिए मुझे सिर्फ बस 1 घंटे के लिए, मुझे बाहर जाना है। अभी कल तो बाहर गए थे।
वो हफीज से बोला। और आन, अब बच्चे मत कहा करे, मैं बड़ी हो गई हूँ। अब आन का उससे बच्चा कहना बुरा लगता था। वो बड़ी हो गई थी, वो 17 साल की होने वाली थी, और उससे मोहब्बत भी तो हो गई थी अपने आन से। और मोहब्बत इंसान को बहुत जल्दी मिच्योर कर देती है। नहीं एन, तुम मेरे लिए बच्ची ही हो, जितनी भी बड़ी हो जाओगी। वो हमसे अंदाज से बोला। नहीं आन, देखिए आपकी जितनी हो गई है। वो उसके साथ खड़ी होते कंधे से कंधा मिलाने लगी। नहीं एन, देखो, तुम्हारा सर मेरे कंधे तक आ रहा है, इसलिए तुम छोटी हो। लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही रहोगी। आन, मैं हमेशा आपके साथ चलना चाहती हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ ही चलती हो, जहां मैं जाता हूँ वहां चली जाती हो। हंसकर बोला। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? उससे दोबारा से पूछा। हाँ मेरी एन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे। कयान ने भी आम लहजे में कहा। वो जानती थी वो बहनों वाला प्यार करता है, लेकिन वो तो उससे भाई नहीं मानती थी। ना अब, न कभी, न कभी मानेगी। उसके दिल में अब कायान के नाम की मोहब्बत का पौधा लग चुका था, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बनने जा रहा था। कल कायान की सालगिरह थी। उससे कल ही अपने इस प्यार का इजहार करना था। आन, मैं कल आपको एक सरप्राइज दूंगी। कल आपकी बर्थडे भी है ना? हाँ सच? कैसा सरप्राइज होगी? उससे इश्तियाक से पूछा। वो कल आपको पता चल जाएगा। मंगनी में भी 2 दिन रह गए थे, और एन को जो करना था कल करना था। उससे अब अपने आन की मंगनी नहीं होने देनी थी। उफ, मैं इंतजार करूंगा। उसकी नाक दबाता हुआ बोला। चलो अंदर आओ, खाना खाने चलते हैं। उसका हाथ पकड़ता अंदर चला गया, और एन अपने हाथ को कयान के हाथ में देखकर उसका दिल में गुदगुदी होने लगी। हाल। हाला, मामा नहीं आई खाने पर? कयान टेबल पर बैठा तो उससे काम वाली खाला सकीना से पूछा। कयान बेटा, वो कह रही हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक। वो लब मेज कर उठकर नायला के कमरे में चला गया। मामा, लेकिन नायला कुछ न बोली। मामा, आप खाना क्यों नहीं खाने आई? मुझसे नाराजगी है? खाने से तो नहीं ना? मैं नाराज नहीं हूँ कायान, बस मुझे तुम्हारी टेंशन है बेटा। कब तक तुम एन को ढूंढोगे? मामा, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। वो खोई खोई अंदाज से बोला। नायला ने कायान को देखा, जो बेहद खूबसूरत था। अब 30 साल का हो गया था, लेकिन बस अब घर और अपनी जॉब का होकर रह गया था। उसे अब अपनी कोई होश ही नहीं थी। पिछले 5 सालों में शायद ही नायला ने कभी कायान को मुस्कुराते देखा था। एन तो अपने साथ साथ हम सबकी कायान की खुशियां ले गई थी। मामा, मैं उसे भुला नहीं पा रहा। पता नहीं वो कहाँ होगी। उसे मुझसे कुदरत ने छीना है। काश मैं उस वक्त उसकी बात मान जाता। मुझे सब्र नहीं आ रहा। एक दफा वो अपने आन के पास आती। कयान के लहजे में समाने भर का दुख था। नायला के दिल में टीस उड़ी थी। मेरा बच्चा, सब्र करो। क्या पता वो इस दुनिया में है भी या नहीं। मामा, कयान ने तड़प कर नायला की तरफ देखा। मेरी एन जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मैं पता नहीं कब तक हूँ कब तक नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नायला ने उसके आगे हाथ जोड़ दिया। वो नहीं देख सकती थी अपने बेटे की हालत। मामा प्लीज। कयान के लहजे में लड़खड़ाहट थी। कयान ने नायला की गोद में सर रख दिया। नायला की आंखों से मतवातर आंसू बहने लगे थे, और जोरों से आंखें मीच ली। मेरी बच्ची, मेरी एन कहाँ चली गई? अपनी हाला को छोड़कर तुम्हारी शरारतों के बगैर ये घर अधूरा है। वो सोचों में चली गई थी। अब उन्हें जल्द से जल्द कयान की शादी करनी थी। बोलो, कौन हो तुम? एविल अपने मखसूस लिबास में इंतहाई खतरनाक तेवर लिए सामने झुके हुए आदमी से पूछ रही थी, जो कि काफी दिनों से उनका पीछा कर रहा था। लेकिन आज वो एविल और मॉन्स्टर के हाथ लग चुका था। एविल ने अपना चाकू निकाला और बहुत सफाई से वो उसके चेहरे पर फेरने लगी। नीली आंखों में बेहद पुरस्कारियत थी। मैं नहीं जानता, वो मुझे बस किंग ने भेजा था। मुझे माफ कर दो। लेकिन एविल ने बहुत ध्यान से उसका चेहरा छोड़कर उसके बाजू की एक एक नस पर चाकू चलाने लगी थी, कि कहीं उसकी नस न कट जाए। और वो तकलीफ देकर, तड़पता तड़पा कर मारने की आदि थी। और उस शख्स की चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। पास खड़ा अमान और मॉन्स्टर उसका रूप देख रहे थे। ना जाने आज एविल क्यों गुस्से में थी, जबकि वो पूरा शख्स खून से लथपथ हो गया था। एविल, मार दो इसे। मॉन्स्टर ने बेसारी से कहा। नहीं मॉन्स्टर, इसे किंग के पास जाना है। लेकिन क्यों? मॉन्स्टर ने हैरानगी से कहा। जाओ, जाकर अपने किंग से कह दो, हमारे मालिक को मार के तुम खुद किंग बन बैठे हो।
बहुत जल्द तुम्हारी मौत ईविल गैंग के हाथों होगी। वो आदमी गिरता पड़ता अपनी जान बख्शी पर भागा था एविल, तुमने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? ताकि किंग को पता चल सके कि इसकी मौत करीब है। अब बारी है उस गैंग के हाथ बंदे की जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। वहां वो लड़कियां स्मगलिंग करके अमेरिका भेज रहा है। हमारी एक कोताही की वजह से पाकिस्तान से वो लड़कियां चली गई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका लड़कियां नहीं जानी चाहिए। एविल की हनूस सीली आंखें सर्द थीं। मॉन्स्टर और अमान ने सर हाँ में हिलाया। कल की फ्लाइट बुक करवाओ। और अमान, तुम जिन चक्रों में हो ना, मुझे सब पता है। वो अमान को देखकर बोली। म- मैं मैंने कब क्या किया? वो तो घबरा गया था। तुम उस कोठी पर क्या करने गए थे? तुम भी उन नाचने वालियों के दीवाने हो गए। एविल, तुम हम सब पर नजर रखना कब बंद करोगी? वो चिढ़ता हुआ बोला। कभी नहीं। तुम और लारेब हमारी जिम्मेदारी हो और कल तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, वरना मेरे चाकू का अगला शिकार तुम होगे। मैं और मॉन्स्टर कल ऑस्ट्रेलिया जाकर काम खत्म करके आएंगे। ओहो, मेरी गुड़िया ने पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं। वो सर पर हाथ मारता बोला था। खिला दिया है मैंने खाना, वो मेरा भी बच्चा है छोटा सा। छोटे बच्चे लफ्ज से एविल की आंखों में नमी आई थी। क्या कुछ याद नहीं आया था उसे, लेकिन वो अपनी आंखों की नमी छुपाते मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से चली गई। कमरे में पहुंचते ही एविल ने मोबाइल में अपनी मोहब्बत की तस्वीर ओपन की। देखें, आज भी मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। आज मुझे आप बेहद याद आ रहे हैं। दिल कर रहा है सब कुछ छोड़कर आपके पास चली आऊं, लेकिन नहीं आ सकती। सबसे पहले मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आज एएसवी कायान को कॉल करके देखी जाए। उससे कायान का नंबर मिलाया। कायान जो फ्रेश होकर निकल रहा था, अपने मोबाइल पर होती रिंग देखकर उससे कॉल उठाई। नंबर कोई भी शो नहीं हो रहा था, बस अननोन लिखा था। हेलो, कौन? कायान ने पूछा। एएसपी कायान कासमी, ईविल सर्द लहजे में बोली। उसके लहजे में कोई पहले वाली नमी नहीं थी। लग ही नहीं रहा था जो एक मिनट पहले रो रही थी अब वही ईविल बेरहम ईविल बन चुकी है। अरे एएसपी, सारी दुनिया में हमें ढूंढ रहे और हमें ही नहीं पहचाना। वो तंसिया कहती कयान को गुस्सा दिला गई थी। एक दफा तुम मेरे सामने आ जाओ एविल, फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करूंगा। एएसपी, मेरी प्यारे एएसपी, पहले मुझे ढूंढ तो लो, फिर मेरा काम भी खत्म कर देना। एएसपी, बेस्ट ऑफ लक। मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आऊंगी। और रही मुलाकात की बात, तो वो बहुत जल्द हमारी होगी, बहुत जल्द। मैं तुम्हें इससे पहले वो कुछ कहता, एविल ने कॉल बंद कर दी थी। डैम इट, उससे गुस्से से मोबाइल बेड पर फेंका। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा एविल, ना ही तुम्हारे गैंग को। जस्ट वेट एंड वॉच। एविल की आंखों से फिर से आंसू निकले थे। मैं मिलूंगी, बहुत जल्द मिलूंगी। एएसपी खयान कासमी। मासी, आज कयान की सालगिरह थी। नायला तो सुबह से एन के साथ तैयारियां करवा रही थी। एन का कहना था कि वो आन को सरप्राइज देगी। नायला के साथ मिलकर खुद उससे अपने आन के लिए केक बनवाया था। छत पर सारी सजावट भी उससे खुद की थी। नायला हैरान थी कि आज इतनी तैयारी क्यों कर रही है। पहले भी तो कयान की सालगिरह आती थी, लेकिन कभी इतनी तैयारी नहीं की, लेकिन आज क्यों? लेकिन वो एन से पूछकर उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। नायला को पता था वो अपने मूड की है। जब दिल चाहे तो जो दिल चाहे कर लेती है। हाला, आप अभी ऊपर नहीं जाएं। सबसे पहले मेरी तैयारी आन देखेंगे। क्यों भाई, ऐसी भी क्या तैयारी कर ली तुमने जो मैं नहीं देख सकती? नाइला बेगम तजस्सुस से बोली। मैं कह रही हूं ना, वरना आपसे नाराज हो जाऊंगी। वो मुंह बनाते हुए बोली। अरे पगली, नहीं जाती। मुझसे तो इतनी ऊंचाई पर नहीं जाया जाता। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। उस सोफे पर बैठते हुए बोली। एन खुश हो गई थी। उससे कयान को बोला भी था जल्दी आने को, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। आखिर रात के 10 बजे वो घर आया। पहले वो टेस्ट की तैयारी करता रहा, फिर वो किरण के पास चला गया। आन, आप आ गए। वो तेजी से उठती कयान के पास चली गई। कयान ने हैरत से एन की तैयारी देखी, जो कि लाल फ्रॉक पहने, बाल खुले छोड़े, हाथों में चूड़ियां पहने कोई डॉल ही लग रही थी। आन, आपके लिए सरप्राइज है। वो आंखें पटपटाती बहुत मासूम लगी थी। ऊपर छत पर आए। हाँ, याद आया। मेरी एन ने तो मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया था। चलो आओ, जाकर देखते हैं मेरी एन ने क्या किया। आन, जब आप मेरी एन कहते हो
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कयान के बांसों के गिर्द अपने बांसुं लपेटते हुए बोली। क्योंकि तुम मेरी ऐन हो ना। तो फिर आप मुझे उससे दूर ना करें ना, वो साफ गोई से बोली। क्या मतलब? मैं कब तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ? ये आपको पता चल जाएगा। चलिए छत पर चलते हैं। मामा, आप नहीं आएंगी क्या? नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझसे नहीं जाया जाता इतना ऊंचाई पर। आइए नान, मैंने बहुत दिल से आपके लिए तैयारियां की हैं। वो उसका हाथ थामते ऊपर ले गई। बहुत सारे ख्वाब सजाकर रहन उसे छत पर ले जाने लगी। उसका आन उसके ख्वाब कभी नहीं तोड़ेगा, लेकिन ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए हैं। ये उससे बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी। कयान की आंखों पर एन ने पट्टी बांध दी थी। अरे ऐन, क्या कर रही हो? ऐसा भी क्या सरप्राइज है? कयान मुस्कुराते हुए बोला। ऊपर जाकर एन ने कयान की पट्टी खोली। कयान को जो देखने को मिला उससे हैरत भी हुई थी और खुशी भी। छत बिल्कुल ऐसे सजाया गया था जैसे कोई किसी को प्रपोज करता है। हर तरफ गुब्बारे लगे थे, लाल रंग के। छत के बीचों बीच टेबल भरा पड़ा था। चॉकलेट केक था जो कयान को बेहद पसंद था, और टेबल के पास ही बड़ा सा आई लव यू लिखा था। ऐन, ये सब? इससे पहले वो कुछ कहता एन एक फूल पकड़े उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। आन, कयान की आंखें एन पर टिकी थी। वो जो सोच रहा था, दुआ कर रहा था कि वैसा ना हो, लेकिन कभी कभी दुआएं कबूल नहीं होती। आन, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। मैं मुश्किल में हूँ। वो शर्माती घबराती कयान को उलझन में डाल चुकी थी। आन, मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब आपसे मोहब्बत हो गई। ये सुनना था कि कयान का चेहरा लट्टे की माने सफ़ेद हुआ था। देखिए, मुझे जल्दी एहसास हो गया है कि आप मेरे हैं, सिर्फ अपनी एन के। एन ने चेहरा उठाकर कयान को देखा, जिसकी आंखें सूख हो रही थीं, लेकिन एन बोलती रही। मुझे आपका मेरे माथे पर बोसा देना अच्छा लगता है। जब आप मेरी फरमाइश पूरी करते हैं, अच्छे लगते हैं। गुलाबों की खुशबू आज कयान को जहर लग रही थी। मुझे आपसे मोहब्बत है कयान। मैंने आपको अपना दिल दे दिया है। मुझे यकीन है आप अपनी एन का दिल नहीं तोड़ेंगे। एन ने मुस्कुराते हुए कयान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। कयान की आंखें ऐसी थी जैसे अभी खून निकल आएगा। आन, आप उस किरण से शादी ना करें, मुझसे शादी। अभी वो कुछ और कहती कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरी छत पर गूंजी थी। कयान का हाथ कांपने लगा था। चेहरा अचानक सर्द पड़ गया था। गले में सूखे कांटे चुभने लगे थे। एन ने बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखा, जिस पे कयान ने उसे थप्पड़ मारा था। वो बेयकीनी से कयान को देख रही थी। मैं फिर भी कहूँगी आन, मुझे आपसे मोहब्बत है। वो ज़िद्दी अंदाज से बोलती कयान के सीने से लग गई थी। आंसू आंखों से टिप टिप गिरने लगे थे। कयान के चेहरे के तासुरात मज़ीद खतरनाक हो गए थे। आंखों में शाल के शोले भड़के थे। उससे एन का बाजू पकड़ा और जोर से धक्का दिया। तुम तुम मैं तुम्हें अपनी बच्ची समझता था, छोटी बहन। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। एन का वजूद लरसने लगा था। आन, आप सिर्फ मेरे हैं। एन भी चीखी थी। इससे पहले कि कयान एक और थप्पड़ मारता, उसका हाथ हवा में रुका था। उससे आज पहली दफा अपने बच्चे पर हाथ उठाया था। बात भी तो ऐसी थी। वो किस सब से वहां खड़ा था वो वही जानता था। चुप, एकदम चुप। वो इतनी जोर से दौड़ा था कि एन दहल कर रह गई थी। कयान ने दांत कचकचा कर कहा। चली जाओ ऐन यहाँ से। दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं कुछ कर दूंगा। वो अपने बाल नोचता गुस्से से बोला। तुम तो हो ही बेगैरत। मैं बच्ची समझता रहा तुम्हें, ये सब करती रही तुम। अम्मी ठीक कहती थी कि तुम्हें बचपन से ही भाई कहलवाना चाहिए था, तो ये नौबत ना आती। तुम्हारे जहन में ये गंदा फितूर ना आता। तुम्हारे लाड नहीं उठाने चाहिए थे। तुम अपनी औकात ना दिखाती। एन का दिल किया वो इतना कुछ सुनकर जमीन में दफन हो जाए। मुझे आपसे मोहब्बत है आन, और हमेशा रहेगी। वो फिर भी जिद्दी अंदाज से बोली। मुझे तुम इस वक्त जहर लग रही हो। दफा हो जाओ। नहीं, तुम क्यों, मैं ही चला जाता हूं। और अब कल किरण के साथ मंगनी ने निकाह होगा मेरा, देखना तुम। वो गुस्से से कहता जाने लगा। एन ने उसकी टांग पकड़ ली। नहीं आन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एन की सारी चूड़ियां टूट के उसके बाजू में बेबस हो रही थीं। नहीं, अगर आपने उस किरण से शादी की तो मैं मर जाऊंगी। वो दर्द से चूर लहजे में बोली। तुम मर जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ये सब कहते हुए? तुम जहर लग रही हो मुझे। तुम मर जाओ, ये कहने से पहले तुम्हें मर जाना चाहिए था। अचानक से ज्ञान की नजर अपने हाथ में पहनी अंगूठी पर गई, जो ज्ञान ने बहुत प्यार से उसे दी थी। और ये अंगूठी पकड़ो।
मुझे तुम्हारी कोई भी चीज अपने पास नहीं चाहिए। वो अंगूठी उतारता उसके पास फेंककर एन को धक्का देता चला गया। अंगूठी दूर कहीं जा गई थी। एन अपनी बेकदरी पर रो रही थी और एन अपने फूलों से लिखे आई लव यू पर गिरी थी। उसके साथ की तरह फूल भी बिखर गए थे। उसको लगा था उसका दिल टुकड़ों में हो गया है। अपने गाल पर गरम गरम आंसू लगने से दर्द महसूस हुआ था। कयान का हाथ उसके नाजुक गाल पर छप गया था। एहन मेरा बच्चा, आइंदा तुमने मरने की बात की तो मैं नाराज हो जाऊंगा। कयान की कही की बात उससे कानों में पड़ी थी। तुम मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो चीखती वहां फूलों को और बिखेरने लगी थी और फूट फूट कर रो दी थी। जब रोकर थक गई और अपने सुस्त कदम लेती हुई कमरे में चली गई। कितना कुछ सोचा था उससे। उसका आन उसके ख्वाब नहीं तोड़ेगा, उसका दिल नहीं तोड़ेगा, लेकिन ये सब क्या हो गया था। मैं कल किरण से निकाह करूंगा। कयान की आवाज़ उससे कान में पड़ी थी। आंखों से आंसू की बरसात होने लगी थी। सिसकियां हिचकियों में बदल गई थी। वो रोती रही यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। कयान अपने कमरे में सर हाथों में थामे बेड पर बैठा था। ये सब क्यों है? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? कयान का सर दर्द से फटने लगा था। फिर वो अपना हाथ देखने लगा जिस हाथ से उसने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा था। ओह, ये सब क्यों? वो रो रहा था आज, जिससे उससे अपने बच्चे की तरह पाला था, अपनी बहन की तरह। उससे उसकी आंखों में आंसू लाए थे। वो जल्दी से उठकर नायला के कमरे में गया। मामा। नायला ने सर उठाकर देखा तो कयान की सुर्ख आंखें देखकर घबरा गई थी। क्या हुआ कयान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मामा, मुझे कल किरण से मंगनी नहीं, निकाह करना है। उस सपाट लहजे में बोलता नायला का दिल डूब हो गया था। लेकिन क्या हो गया इतनी जल्दी बेटा? मामा, आपको टाइम चाहिए तो एक दिन का ले लें। कल नहीं तो परसों मेरा किरण के साथ निकाह होगा। वो बिना कुछ बोले कमरे से चला गया। गुजरते हुए उसकी नजर एन के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी थी। उसकी आंखें फिर से सपाट हुई थी। आन, आप कितने अच्छे हैं ना, अपनी एन से प्यार करते हैं। एन की मुस्कुराती आवाज उसके कानों में पड़ी थी। उसकी आंखों में नमी जमा होने लगी थी। उसके दिल को कुछ होने लगा था। जिस दिन आप मुझसे नाराज हो गए उस दिन मैं मर जाऊंगी। एक दफा फिर एन की आवाज उसके कानों में पड़ी। कयान का दिल डूबने लगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। उससे मेरा यकीन तोड़ा है। लेकिन वो कब अपने बच्चे को ऐसे छोड़ सकता था। वो जानता था वो दर्द में होगी। उससे उसे थप्पड़ मारा था जिससे उससे कभी डांटा भी नहीं था। एन, दरवाजा खोलो। वो अपना गुस्सा सब करते बोला लेकिन एन तो बेहोश पड़ी थी। उससे कोई जवाब नहीं दिया। एन, मैंने कहा दरवाजा खोलो। इस दफा कयान ने अपना लहजा नरम रखकर बोला, लेकिन एन ने कोई जवाब नहीं दिया। आन, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। उसे अपने अल्फाज याद आए तो वो जल्दी से नायला के कमरे में भागा। वहां से एन के कमरे की चाबी लेकर दरवाज़ा खोला। नायला भी परेशान होती कयान के पीछे आ गई थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने एन ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। नायला की तो चीख निकली थी। एन, मेरे बच्चे। कयान जल्दी से उससे गाल थपथपाते बोला, क्या हुआ मेरी बच्ची को? नायला ने कयान से पूछा। पानी लाओ। नायला ने जल्दी से नौकरानी को आवाज़ दी जो पानी ले आई थी। इसे हॉस्पिटल लेकर चलो कयान, मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी देर पहले तो इतनी खुश थी। कयान एन की हालत देखता बेहद परेशान था। वो भूल गया था एन ने क्या किया है। इस वक्त उसे बस अपने बच्चे की परवाह थी, जैसे एक माँ को सिर्फ अपने बच्चे की परवाह होती है। उसकी सारी गलतियां भुलाए वो अपने बच्चे के लिए परेशान था। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर जल्दी से एन को अंदर ले गए थे। कयान बेटा, क्या हुआ था एन को? वह ऐसे कैसे बेहोश हो गई? कुछ टाइम पहले तो वो बहुत ठीक थी। मामा, वो ये कयान बताता गया और नायला को लगा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। मतलब उनका शक ठीक निकला था। नायला तो साकित बैठी थी जबकि कयान सुर्ख आंखों से सर झुकाए बैठा था। मामा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एन पर हाथ उठाया। जिन हाथों से मैंने उसे खिलाया पिलाया, उसे प्यार किया, ये सब मैंने क्या कर दिया? वो बच्चों की तरह रोने लगा था। कयान बेटा, नायला की आंखों से भी मतवातर आंसू गिर रहे थे। मामा, मैं कैसे? उसने ये क्यों किया? वो तो मेरी बहनों जैसी है ना। मामा, ये सब उसके ज़हन का फतूर है। वो अपने आंसू साफ करते बोला। अब जल्द से जल्द किरण के घर वालों से बात करें। परसों ही हमारा निकाह होगा। वो फिर से बेतासुर लहजे में बोला। पर बेटा एन, नायला ने कुछ कहना चाहा। मामा, मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ जिसे मैंने अपना बच्चा कहा हो? किरण से शादी हो जाए तो वो खुद ही संभल जाएगी। नायला ने बेबसी से कयान की तरफ देखा। आपके पेशेंट को होश आ चुका है।
उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। अच्छा हुआ कि आप जल्दी से हॉस्पिटल ले आए, वरना ज़्यादा नुकसान हो जाता। डॉक्टर कहकर चली गई। कयान उठकर अंदर गया, जहाँ 6 घंटों में उसकी बहन बीमारू जैसी लग रही थी। रंग जैसे सर्द हो गया था।